नमस्कार। हमने थर्ड ईयर फिजिक्स के फर्स्ट पेपर में इक्वेशन को स्पेरिकल हार्मोनिक कोऑर्डिनेट में लिखा और फिर हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आपको ध्यान होगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक को यूज करके हमने एंगुलर इक्वेशन सॉल्व किए थे या थीटा का था। फिर हमने स्पेरिक्स को ड्राइव किया था। लास्ट में रेडियल को सॉल्व किया था और रेडियल इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर जब हम तीनों फंक्शन करते हैं तो हमें कंप्लीट वेव फंक्शंस ज्ञात, यानी इस केस में साई का मान कैपिटल आर थीटा फाइनों का प्रोडक्ट करते हैं। और मैंने ये नोट किया था कि इस तरह के सॉल्यूशंस में जो क्वांटम नंबर्स हैं वो स्वतः ही आ जाते हैं। स्मॉल n, l, m, s सभी आ जाते हैं, चारों क्वांटम नंबर्स आ जाते हैं। हमने ग्राउंड स्टेट में इनके मान रख करके वेव फंक्शंस का मान निकाला था और मैंने बताया था कि ग्राउंड वेव फंक्शंस के लिए n बराबर 1 होगा, l और m 0 होंगे। और जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो ग्राउंड स्टेट का जो वेव फंक्शन है वह वेव फंक्शन आता है 1/√πa0³ e⁻⁻r/a0। ध्यान रहे यहाँ पर a0 बोर्ड रेडियस है। अब हम कुछ छोटा और आगे करते हैं। मान लीजिए यदि हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट चाहें, जैसा हमने यूनिट में किया था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मान साई स्टार होगा और साई स्टार के को हम करते हैं, वह मान हो गया 1/πa0 e⁻⁻2r/a0 e⁻⁻2r/a0। जिस प्रकार से हमने यूनिट 1 में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया था कि वॉल्यूम एलिमेंट डी टॉ में पाए जाने की प्रायिकता, तो यहाँ पर जो प्रायिकता वह है साई स्टार डी टॉ होगी। तो हम लिख सकते हैं इन साई स्टार का मान इस समीकरण में सब्स्टिट्यूट करके यह हो जाएगा 1/a0³ e⁻⁻2r/a0 डी टॉ। न्यूक्लियस के सराउंड में वॉल्यूम एलिमेंट है का जो मान है वह होता है dr sin d फाई। आपको थीटा फाई जगल हैं, इनके मान भी मालूम है। फाई का जो लिमिट लगता है वह 0 to 2 फाई होता है, कि एंगुलर थीटा के लिए जो लिमिट लगती है वो 0 से पाई होती है। और आर के केस में रेडियल डिस्टेंस है, हम इनफाइनाइट लगाते हैं, -∞ to +∞। थीटा और फाई के जो इंटीग्रल हैं 0 to π sin थीटा डी थीटा, 0 to 2 π डी फाई, इस इंटीग्रल का जो मान है वह 4π होता है। इसलिए हमने डी टॉ के स्थान पे r² dr sin थीटा डी फाई लिख लिया है और इंटीग्रल sin थीटा डी फाई का मान हम डायरेक्ट 4π यूज करेंगे। इसलिए नाभिक से r प्लस डी आर दूरी पर पाई जाने की जो प्रायिकता होगी उसका मान हो गया PR/dr इज इक्वल टू 4/a0³ e⁻⁻2r/a0 r² dr। अब हम मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस का अर्थ है जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है, अर्थात उस पॉइंट पर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वह मैक्सिमम है। हम कैलकुलस से जानते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वह 0 करना होता है, इसलिए ddr/pr इज इक्वल टू 0 और pr का मान हमने निकाला हुआ है। हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया है 2r e⁻⁻2r/a0 प्लस r² e⁻⁻2r/a0
-2/a0। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा। और जब हम इसके सॉल्यूशंस कर रहे हैं तो यह सॉल्यूशंस मिल रहा है 1 - r/a0 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल्स टू a0। r क्या है? नाभिक से दूरी है, और a0 बोर रेडियस है। इसका अर्थ क्या निकला? r इज इक्वल्स टू a0। अर्थात बोर रेडियस पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की जो प्रायिकता है वह सर्वाधिक है। हम इस बोर रेडियस पर इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा मिल सकेगा। इसका अर्थ हुआ a0 इज दैट डिस्टेंस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। It is not equals to the average value of small r, but it is r is equals to a0. But it is r is equals to a0। अब हम जो परमाणु त्रिज्या है उसका माध्य मान निकाल सकते हैं। ऐसा परीक्षा में हमको पूछा गया है, और एवरेज वैल्यू निकालने के लिए जैसा यूनिट 1 में हमने काम सीखा था बिल्कुल उसी प्रकार से कर रहे हैं। वेव फंक्शन को हम नॉर्मलाइज मान रहे हैं, तो एवरेज ऑफ रेडियस इज इक्वल्स टू साई स्टार आर साई डीटा हो जाएगा। साई स्टार के मान हमको मालूम है, आर का मान यहाँ पे रखना पड़ेगा, और एंगुलर पार्ट जो इंटीग्रल है उसका मान 4 हो जाएगा, जैसा कि मैंने इस डेरिवेशन में बताया है। तो इंटीग्रल हो गया 4/a0³ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी r³ e⁻²r/a0। हम एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल का रिजल्ट यूज करेंगे e⁻∝x x⁻n, और इसका रिजल्ट है फैक्टोरियल n/n+1। इस रिजल्ट को यूज करेंगे तो हम देख रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ रेडियस जो निकल के आ रही है वो 3/2a0 निकल के आ रही है। अब हम पोटेंशियल वैल्यू का एवरेज निकाल सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। मैंने इस पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज निकालने के लिए दोनों बात करी है। मैं पहले केस में ले रहा हूँ कि मान लीजिए वेव फंक्शन नॉर्मलाइज ना हो तो क्या होगा, तो हमें फिर कंप्लीट लिखना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। और इस प्रकार से जो पोटेंशियल एनर्जी है जिसका मान है -e²/r, हम दोनों रखते हैं, दोनों मानों में साई स्टार के मान रखते हैं, तो इंटीग्रल हमारे पास इस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में। और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है हम उसका यूज़ कर रहे हैं इंटीग्रल e⁻∝x x⁻n। इसका रिजल्ट होगा फैक्टोरियल n/n+1। और जब हम इस रिजल्ट को यूज़ करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का मान निकल के आता है -e²/a0। -e²/a0। मान लीजिएगा मैंने वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज मान लिया है, तो डायरेक्ट भी मैं लिख सकता हूँ, और मैंने दोनों मेथड करके आपको दिखाए हैं। यदि हम डायरेक्ट लिखते हैं तो ये किस प्रकार से होगा? एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू साई स्टार v साई डी टॉप। साई स्टार के मान रखें और पोटेंशियल एनर्जी का मान -e² रखें, और जो इंटीग्रल अभी तक हमने यूज़ किया है उसका रिजल्ट यूज करेंगे। और इस प्रकार से इस केस में भी हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वह रिजल्ट -e²/a0 ही है। इसका अर्थ हुआ कि निश्चित रूप से जो वेव फंक्शन है वह नॉर्मलाइज होता है। अब हम एवरेज वैल्यू ऑफ r² निकाल सकते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ r² के लिए तो जहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी v लिखा है वहाँ पर हम r² लिखेंगे, और जब हम इस तरीके से r² लिखेंगे तो वही इंटीग्रल ग्राउंड स्टेट के यूज करेंगे, और इस प्रकार से हमें इंटीग्रल रेडियल पार्ट का मिलेगा। थीटा और फाई के इंटीग्रल का रिजल्ट 4 यूज करेंगे, और वह मान निकल के आ रहा है 4/a0³ 0 to infinity e⁻²r/a0 r4dr। स्टैंडर्ड रिजल्ट का जब हम यूज कर रहे हैं तो ये रिजल्ट निकल के आ रहा है 3a0²। अब आप ये देखिएगा कि जो रिजल्ट समीकरण 2 और 4 जो हमने निकाले हैं
उसमें एक रिजल्ट खास तौर से ये निकल के आता है कि यदि हम एवरेज आर स्क्वायर का लेते हैं, एवरेज ऑफ आर स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू एवरेज वैल्यू ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर, दोनों में फर्क है और इस प्रकार का एक अंतर इनमें बना है जो मैंने रिजल्ट में निकाला है। उसी प्रकार से हम टोटल जो वैल्यू है, एवरेज वैल्यू टोटल एनर्जी का भी निकाल सकते हैं। और जब हम टोटल एनर्जी का एवरेज वैल्यू लेंगे तो वो हैमिल्टोनियन के द्वारा दिखाया जाता है, H लिखेंगे, और इसकी जो टोटल वैल्यू निकल के आती है वह है -e²/2a0n² निकल के आती है। तो एवरेज का जो प्रोसीजर है उसकी पालना करते हुए और हैमिल्टोनियन का मान e²-e²/2a0n² रखा, और इस प्रकार से हम इस इंटीग्रल को व्यवस्थित करते हैं। और इंटीग्रल को जब व्यवस्थित करते हैं तो हम देख रहे हैं पुरानी बातों की ही पुनरावृत्ति है, पुराने ही रिजल्ट्स हैं, और हम इस रिजल्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर जो एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी हमें मिल रही है उसका मान है -e²/2a0n²। ग्राउंड स्टेट के लिए n का मान 1 होगा, इसलिए E1 का मान -e²/2a0 हो गया है। हमारे पास एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है, हमारे पास एवरेज टोटल एनर्जी मिल गई है, इसलिए हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं जो मैंने निकाल ली है। और एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मान e²/2a0 आया है। इसमें एक तीनों जो एवरेज एनर्जी निकाल ली है आपने, एवरेज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया है, टोटल एनर्जी निकाल लिया है, और आप एक रिजल्ट ये देखेंगे कि एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और कल हम जो बोर मॉडल है और सोमरफेल्ड मॉडल है दोनों का कंपैरिजन का स्टडी करेंगे। धन्यवाद।